हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। हमने सबसे पहले एनालिसिस करा उसके फंक्शन पर, ठीक है ना। मैंने फाइनेंशियल मार्केट का नाम अभी तक क्या बताया हुआ है? शेयर मार्केट। हाँ, चल रहा है कुछ छूट है, चल रहा है। तो हमने बेटा फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन भी देखा। कितने पार्ट में डिवाइडेड है फाइनेंशियल मार्केट? तो नाम बताओ। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं? जिनका सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है, ठीक है जी। और कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट 1 साल से ज्यादा वाले, ठीक है जी। इतनी बात पढ़ ली। बहु मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े: टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स, ठीक है जी। और मनी मार्केट का मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। याद है आपको कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, कुछ कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स। याद है म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चर्चा जो मैंने उस पर, ठीक है जी। चैन नहीं है क्या बहू? मुझे ना ऐसा चर्चा को कैपिटल मार्केट से आगे बढ़ाना है, पर बेटा मैं अभी कैपिटल मार्केट सीधा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल टॉपिक से हटकर कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। अब वो जो बच्चे 11th क्लास मुझसे पढ़े हैं उनको सब याद है। मेरे को इक्विटी शेयर की चर्चा करनी है, मुझे प्रेफरेंस शेयर की चर्चा करनी है, मुझे डिवेंचर और रिटेन अर्निंग पे चर्चा करनी है थोड़ी सी। और आपको पता है वो एक लेक्चर जाएगा ही जाएगा। जब वो चर्चा पूरी हो जाएगी फिर मैं कल कैपिटल मार्केट शुरू करूंगा। अब जो दो झूठ मैंने बोले हुए हैं कि फाइनेंशियल मार्केट ही शेयर मार्केट है और फाइनेंशियल एसेट सिर्फ 3 होती हैं: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिवेंचर, तीनों झूठ क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। आओ जी, फिलहाल आप सामने देखो और थोड़ा सा ज्ञान ले लो। बाबू एक बात बताओ, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हो और बिजनेस शुरू करते हो, अब हम हट चुके हैं टॉपिक, भूल का फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, मैंने टॉपिक बिल्कुल हटा दिया, साइड में रखिए। अब वो अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हो और बिजनेस शुरू करते हो, पैसे लेने के लिए कितने तरीके होते हैं आपके पास? फटाफट से बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म, मैं सोल प्रोप्राइटर शेयर इशू कर सकता हूँ। कितने तरीके होते हैं पैसे लेने के मेरे पास? मुझे पैसे चाहिए, धंधा शुरू करना है, क्या रास्ते हैं? मेरी सेविंग्स और लोन, चाहे वो बैंक से हो चाहे थर्ड पार्टी से, ऑप्शन तो ही है। मेरी सेविंग्स और लोन, दैट्स इट। पार्टनरशिप फॉर्म हो तो पार्टनर्स की सेविंग, पार्टनर्स लोन ले सकते हैं बैंक से, थर्ड पार्टी से, कंपनी। पर अगर पूरी 11th क्लास पता है तो 17 ऑप्शन होते हैं, एक नाम आता। अगर पूरी 11th पता है वो बात अलग है कि तुम सोने के बाद सुन रहे हो, वो तो बात अलग ही है। पता तो दो चार ही होंगे तुम्हें। चलो खैर, मुझे वो चर्चा करनी है 17 पे तो नहीं, 4 पे चर्चा करनी है, ठीक है। जब इसमें पीएचडी हो जाओगे तो चैप्टर आगे बढ़ सकता है, इसमें पीएचडी वाली चैप्टर नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। आओ बाबू, एक चर्चा मुझे करनी है सबसे पहले डिवेंचर्स पर, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाबू फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। पूरे नाम नहीं लिख रहा है, नाम तो शायद सुने ही होंगे, इतना तो पढ़ा ही होगा। चलो खैर बाबू, आप सब ना मान लो मेरे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो, ठीक है जी, और मैं हूँ कंपनी। मेरे को धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत है। मैंने हम सबको कहा जी मेरी कंपनी में डिवेंचर्स खरीद लो, रिटर्न दूंगा बहुत ठीक ठाक। आपने हम तो खरीदने में इंटरेस्टेड है, हम दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप रिटर्न ही बता दो जी कितनी दोगे। मैंने कहा डिवेंचर के सामने ना हमेशा एक रेट लिखा होता है, हमेशा, जो इंडिकेट करता है कि पर एनम इंटरेस्ट कितना है। मैंने आपको कहा जी मैं आपको 9% डिवेंचर्स दूंगा। समझ में आता है 9% का क्या मतलब है? कि अगर आपने मेरी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी तो मैं आपको साल का 9% ब्याज दूंगा, हर साल दूंगा 9% ब्याज। बाबू जिस दिन डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है ना, उस दिन ये भी तय हो जाता है कि पैसे कितने साल के लिए लिए जा रहे हैं। कंपनी उसी दिन बताती है कि मैं कितने साल के लिए पैसा ले रही हूँ आपसे। तो वो कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल। 5 साल से कम नहीं,
20 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 साल के लिए पैसे लिए जाते हैं डिवेंचर से, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल। बाबू आज मान लो तय हुआ कि कंपनी 10 साल के लिए पैसा ले रही है आपसे, और आज हमारे पीछे का एग्रीमेंट साइन हो गया, इसका मतलब समझते हो क्या होगा? पहला, आपसे मान लो मैंने अगर 10 लाख रुपए लिए 10 साल के लिए, और अपने बिजनेस में कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी में, रॉ मटेरियल में, मशीनरी में, हर साल मुझे आपको 9% ब्याज देनी है। एक साल खत्म हुआ 90,000 रुपये ब्याज, दूसरा खत्म हुआ 90,000 रुपये ब्याज, तीसरा खत्म हुआ 90,000 रुपये ब्याज, 9 सालों तक ये। 10वां साल खत्म हुआ 90,000 रुपये ब्याज और 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दी वापस। समझ में आएगा? बहु प्रेफरेंस ये क्या चीज होती है बेटा? मान लो मैंने 10 लाख रुपए आपसे रेस कर लिया है डिवेंचर से, मैंने एक काम करूं, मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदोगे क्या? आपने कहा जी खरीद लेंगे। एक ही चीज से मतलब है, रिटर्न बता दो कितनी। मैंने कहा जी जैसे डिवेंचर के आगे एक रेट लिखा होता है, वैसे ही प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट लिखा होता है, जो जनरली डिवेंचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है जी, अगर 11th पास हो तो बाबू डिवेंचर से हमेशा एक रेट ज्यादा होगा। बाबू ये इंडिकेट करेगा पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है। ठीक है जी, पर एनम मतलब साल भर का। यानी कि अगर आप मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर तो 1,20,000 रुपए सालाना मिलेंगे आपको। ये 12% साल में। जैसे डिवेंचर का टाइम पीरियड 5 से 20 साल है, इसका भी टाइम पीरियड 5 से 20 साल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कब तय होगा? जिस दिन पैसे लेंगे उसी दिन तय हो जाएगा। आगे बढ़ाए बात। बाबू मैंने कहा मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी लोगे क्या? आपने कहा ले लेंगे। एक ही चीज से मतलब है, बता दो जरा रिटर्न में क्या दोगे? मैंने कहा रिटर्न में ये तो नहीं मैं बता सकता बाबू। इक्विटी के सामने कभी कोई रेट नहीं होता, कभी भी नहीं। क्यों नहीं होता? 15 मिनट बाद सबको पता लग जाएगा, जिनको पता उनको पता, बाकी 15 मिनट बाद पता लग जाएगा क्यों नहीं होता रेट। ठीक है जी, पर मैंने कहा इक्विटी को जो रिटर्न में मिलता है वो मिलता है इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी, बाबू इसको मिलता है इंटरेस्ट, इसको मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको मिलता है इक्विटी डिविडेंड। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने बोला वर्ड शेयर या मैंने वर्ड बोला डिविडेंड तो मेरा मतलब सिर्फ इक्विटी से होगा। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है बाबू, आपके लिए ये चीज रिटर्न है क्योंकि आप इन्वेस्टर्स हो, मैं कंपनी हूँ, मेरे हिसाब से सोचो, मैं कंपनी के हिसाब से सब कुछ लिख रहा हूँ। कंपनी के लिए चीज खर्चा है। अगर मैंने डिवेंचर से पैसा लिया और मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ तो मेरी तो कॉस्ट है ना, ये आपके लिए रिटर्न है, तो मैंने कंपनी के हिसाब से टेबल बना रहा हूँ। बाबू डिवेंचर को जो रिटर्न में मिलता है वो होता है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस को जो रिटर्न में मिलता है वो होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ डिविडेंड पे लिखते हैं, यहाँ टी लगाते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड होता है बेटा। ठीक है जी, और इक्विटी को जो रिटर्न में मिलता है बेटा उसे बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी, मैं वर्ड सिर्फ डिविडेंड बोलूँ, मैं सिर्फ शेयर बोलूँ, मेरा मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर से होगा। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना है कंपल्सरी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, डिटरमिनेटिंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, सब सामने देखते रहेंगे। बाबू मैं बात कर रहा हूँ अब रिस्क की। बेटा समझ तो आई रही होगी इंपॉर्टेंस, पूरी 11th तो बोलता था कि 12th क्लास के बच्चों को पता नहीं होते इनके बारे में। ठीक है ना, पूछ कर देखते हैं ना स्कूल में भी जाके कितनों को आइडिया इनके बारे में आज के टोटल। चलो खैर मुद्दा नहीं है, रिस्क की बात करते हैं। बाबू आपको कंपनी और आज डिवेंचर का इंटरेस्ट देने की तारीख है, साल खत्म हो गया, 90,000 रुपये लेने आपने। ठीक है, और मेरे पास 90,000 रुपये नहीं पड़े। और अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ना दे तो क्या दिक्कतें आएंगी? सर हाईएस्ट लेवल ऑफ दिक्कत आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, अगर इनके पैसों में एक दिन का भी डिफॉल्ट करा, चाहे ब्याज देने में चाहे प्रिंसिपल अमाउंट देने में, ये सबसे खतरनाक लोग हैं। सीधा हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, इतनी पावर होती है डिवेंचर होल्डर की, और कंपनी बंद कराने के ऑर्डर आ सकते हैं एक ही दिन में।
एक सिंगल डे में, तो कंपनी ना तो इनके इंटरेस्ट में ना ही प्रिंसिपल अमाउंट में एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट कर सकती है। यानी कि बेटा कहीं से लाओ पैसा, इनका तो पैसा देना ही देना है, चाहे बैंक में डकैती डाल के पैसा लाना पड़े। इनके वो 90,000 रुपये का भी एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर 10 लाख रुपए प्रिंसिपल देना है तो वो भी एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रही बात? यानी कि बेटा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है वो बेटा डिवेंचर होल्डर के साथ है। ठीक है। और बाबू एक बात अगर मैं और कह दूं यहाँ पर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाबू डिवेंचर्स और बैंक लोन में कोई अंतर नहीं होता एज पर कंपनी, एज पर द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। मैं कंपनी हूँ, मेरी नजर से सोचो, मैंने आप सबसे पैसे लिए डिवेंचर के तौर पर या बैंक से लोन उठाया, बिल्कुल बराबर, कोई अंतर नहीं। अच्छा आपको ब्याज दे रहा हूँ मैं हर साल, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा हूँ। अच्छा बैंक से लोन लूंगा तो ब्याज नहीं दूंगा, दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा। अच्छा कई बच्चों को लगता है ये डिफरेंस है कि बैंक से जब लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, बेटा डिवेंचर होल्डर के लिए भी प्रॉपर्टी गिरवी होती है, आप मुझे ऐसे पैसा नहीं दोगे। अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए कह रहा हूँ ना, आप मुझसे कहोगे 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रख दो हमारे फेवर में, तब मिलेंगे पैसे। यानी कि क्या कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों से पैसा लेने में, कोई फर्क नहीं है। कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचोगे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर। आगे बढ़ाए बात को। सर अगर मान लो मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए यहाँ से लिए डिवेंचर से, 10 लाख प्रेफरेंस से, 10 लाख इक्विटी से, 30 लाख रुपए लिए, 20 लाख की हमने मशीनरी खरीद ली, 8 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया और 2 लाख रुपए स्पेयर कैश रखा हुआ। ठीक है जी, धंधा करा, पहले साल लॉस हो गया, पहले साल में लॉस है, डिवेंचर का इंटरेस्ट तो देना है 90,000, कहीं से 90,000 रुपए उठाए, मान लो वो 2 लाख रुपए जो कैश पड़ा था उसमें से 90,000 उठाए, वो ब्याज दे दिए। अब पैसा कितना बचा? 1,10,000। ठीक है, 10 लाख रुपए प्रेफरेंस से लिए हुए हैं, डिविडेंड देना है 12%, 1,20,000, पैसे बढ़े हैं 1,10, है नहीं पैसे, क्या करूं? सर अगर इनके पैसे ना दिए प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बाबू, मीडियम लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है इनके साथ। बाबू ये मीडियम लेवल रिस्क क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने डिविडेंड को क्यूमुलेट करते हैं। जनरली जो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उन्हें बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब ये अपना डिविडेंड जोड़ते चले जाते हैं। मान लो मैंने पहले साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल कितना देना पड़ेगा? पिछले साल का 12%, मतलब 1,20,000, इस साल का 12%, 1,20, कितना हो गया? 2,40। और अगर इस साल भी नहीं दिया तो कितना हो गया? 30,000, 1,20, 1,20, 1,20, 3,60 हो गया। बाबू ये कंपनी तो बंद नहीं करा सकते, इतनी ये इनकी वर्क कि जाएंगे और कंपनी बंद करा देंगे। वो कहां से डिवेंचर होल्डर कर सकते हैं, वो कहां से बैंक कर सकता है। आप क्या कर सकते हो? आप बस अपना पैसा क्यूमुलेट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कंपनी बंद कराने जैसी कोई चीज नहीं। समझ में आ रही है बात? सर सबके अलग अलग फीचर है, आराम से सुनते जाना, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि 11वीं में पास हुए तुम ढंग से। ठीक है जी, आओ बाबू। अच्छा अगर कहीं से अरेंज कर दिया डिवेंचर होल्डर का पैसा, ब्याज दे दी 90,000 रुपए, प्रेफरेंस का हमने दिया नहीं, क्यूमुलेट कर लेगा। अगर इक्विटी को पैसा ना दिया तो, इक्विटी डिविडेंड ना दिया तो क्या हो जाएगा? कोई रिस्क आएगा? सर इक्विटी को पैसा नहीं दिया, इक्विटी डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा? सर चाहे तो कह लो नो रिस्क, चाहे कह लो लो रिस्क, एक ही बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लॉस है, इक्विटी को डिविडेंड नहीं दोगे, बड़ी सीधी सी बात है। पहले साल कंपनी का लॉस हो, कहाँ से लाओगे डिविडेंड? नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ अगर प्रॉफिट भी है बिजनेस में पड़ा हुआ 50 लाख और आपका मूड नहीं है इक्विटी को डिविडेंड देने का, मत दो, इक्विटी वाले तब भी कुछ नहीं कर सकते। सुनते रहना, एक एक कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। इनको तो ब्याज देनी देनी है, इनको ना दिया तो इनके प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा? क्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। सर इनको नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ना तो ये क्यूमुलेट कर सकते, ना ही ये हाई कोर्ट जाकर बंद कराने का ऑर्डर ला सकते। यानी कि इनके हाथ में कोई पावर है? कोई पावर नहीं है।
आपको लगता है मुझे लॉस हुआ मत दो, आपको लगता है मुझे प्रॉफिट हुआ मुझे फिर भी नहीं देना आंसर, तब भी मत दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्लियर है बात, समझ में आती है बात, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू अब मैं कंपैरिजन कराने जा रहा हूं एक और बेसिस पे तीनों का, इसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, बहुत बड़ा था लिखा नहीं, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, एक दिन पहले भी आई थी टर्म। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब मैं डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ। पता कहाँ आई थी, कॉमर्शियल पेपर बढ़ रहे थे, याद है कॉमर्शियल पेपर का एक इस्तेमाल होता है इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम इसे बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, याद आ रही है बात, आओ चर्चा करते हैं। बाबू ये क्या होता है, पैसा लेने के लिए भी पैसा खर्च होता है क्या सच में? हाँ, अब आप सोच रहे होंगे यार मैं खुद बैंक लोन लेने जा रहा हूँ, मेरा पैसे कैसे खर्च हो जाएगा, मैं तो खुद ही बैंक लोन लेने जा रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा है नहीं तभी तो बैंक लोन ले रहा हूँ, बैंक लोन लेने में भी पैसा खर्च हो जाएगा सर। हाँ, बस आप ही नहीं समझते, सारी दुनिया समझ गए कि पैसा लेने के लिए पैसा खर्च होगा। और मैं बता देता हूँ कैसे। आप एक ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचे, सर 25 लाख का लोन चाहिए, उन्होंने कहा जी हम लोन देते ही नहीं बिना प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करे, प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे हम तो, पेपर ले आना कर। उसने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है 40 लाख का मकान, गिरवी रख दूंगा। तो ब्रांच मैनेजर ने सीधा एक जवाब दिया जी 40 लाख की बस प्रॉपर्टी मत ले आना, कागज मत ले आना, एक चेक भी उठा के लाना 5,000 रुपये का। अरे नहीं 5,000 रुपये का चेक किस बात का? तो ब्रांच मैनेजर का जवाब क्या आया कि भाई मैं थोड़ी प्रॉपर्टी के पेपर चेक करूंगा। अच्छा क्या बताओ, ब्रांच मैनेजर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, भगवान है, सब पता है उसको, प्रॉपर्टी के पेपर देख के बता देगा जी बिल्कुल ओके है। मीडिया में फर्जी पेपर बनवाना कितनी देर की बात होगी, समझदार हो। तो बाबू आज की तारीख में अगर आप कभी भी ब्रांच मैनेजर के पास एक प्रॉपर्टी के पेपर दे के आते हो तो उसको चेक चाहिए। वो क्या करता है बाबू, ये प्रॉपर्टी के पेपर अपने बैंक के पैनल पर रजिस्टर्ड एडवोकेट को भेजता है, और वो क्या करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर वेरीफाई कराते हैं कि पेपर बिल्कुल क्लियर है ना, कहीं और ये प्रॉपर्टी गिरवी तो नहीं पड़ी, किसी और का नाम तो रजिस्टर्ड नहीं है, तुम्हारी नाम रजिस्टर्ड है ना, सब वेरीफाई होता है। और इस बात की लॉयर को फीस देता है बैंक, और वो आपसे ही लेता है। 5,000 रुपये खर्च हो गए, रिपोर्ट आ गई कि पेपर हो गया, मुझे क्या बताओ लोन हो गया, कितने पैसे खर्च हो गए, यही फ्लोटेशन कॉस्ट है, समझ में आ रहा है पैसा खर्च हो रहा है, लोन तो नहीं हुआ अभी, अभी तो और खर्च होगा, रुक जाओ, लोन तो नहीं हुआ। आओ जी बाबू, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि प्रॉपर्टी दिखा के लाओ और उस बात के 2,500 रुपये आपने बैंक को देने। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हो, मैं अपने स्कूटर पे ले जाऊंगा आपको बिठा के, मैं स्कूटर से छोड़ दूंगा, रास्ते में समोसे छोले लेके ला दूंगा, 2,500 रुपये किस बात के? वो ब्रांच मैनेजर है, अपनी चेयर छोड़ के जाएगा 1-1.5 घंटे के लिए आपके साथ, बैंक का काम डिस्टर्ब होगा, बैंक उस बात के भी पैसे आपसे लेता है। जे आपने पहले प्रॉपर्टी के साथ 5,000 जमा करा है, इससे बोलते हैं बैंक की भाषा में प्रोसेसिंग फीस, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेसिंग फीस। और ये जो 2,500 रुपये खर्च हो गए इंस्पेक्शन फीस है या इंस्पेक्शन चार्जेस है। बाबू ये बैंक मैनेजर इंस्पेक्शन क्यों करता है पता होगा पुराने बच्चों को, बाबू क्योंकि बेटा पुराने ज़माने में बड़े फ्रॉड हो गए। फ्रॉड कैसे कैसे थे, मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड है आपके नाम पर और सरकार ने उसके ऊपर से हाईवे निकाल दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी तो आज भी आपके नाम पर है, आपके पास पेपर पड़े, आप बैंक ब्रांच में पहुंच गए, सर लोन कर दो, ये पेपर है। बाबू वकीलों ने वेरीफाई कराया, वेरीफाई करने में क्या दिक्कत होनी थी, प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर ही, आज भी आपके नाम पर है, अंदर से लिखा हुआ जी आपके नाम पर, उन्होंने रिपोर्ट लगाई थी पेपर हो गया। ब्रांच मैनेजर पहले लोन कर दिया करता था बिना प्रॉपर्टी देखे, और मान लो उसने 25 लाख का लोन कर दिया, आपने पहली किस्त ही नहीं दी, दूसरी नहीं दी, तीसरी नहीं दी, नोटिस आ गया जी घर पे किस्त दे दो वरना प्रॉपर्टी बेच देंगे आपकी, आपने मैसेज कर दिया कल का बेचता हूँ आज ही बेच दिया प्रॉपर्टी, सरकार का आएगा बेच के दिखा। तो ऐसे फ्रॉड हुआ करते थे पास्ट में। आज की तारीख में ब्रांच मैनेजर रिस्क नहीं लेते, उसकी कुर्सी चली जाती है ऐसे रिस्क पे, तो अगर प्रॉपर्टी दिखा के आप दिखाएं, समझ में आ रहा है, और इस बात की भी वैसे आप दोगे वो प्रॉपर्टी देखेगा तो।
प्रोसेसिंग फीस हो गई, अब आप इंस्पेक्शन फीस भी समझ में आ गई, 7500 रुपये लग गए, हो गया ना, हो गया, कहाँ होगा अभी। अब वो कहेगा आओ जरा सीए से कोई डॉक्यूमेंट बनवा के लो, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 सालों की, कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुछ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है ना, ये सब बनवा के लो, और सीए भी कुछ फीस ले, ठीक है जी। हाँ, गंदी नजरें बिल्कुल नहीं सीए के पैसों पे, ठीक है जी। और कुछ तो फीस वो भी लेगा, अब 2, 4, 5 हज़ार रुपये यहाँ पे भी लगते, ठीक है जी। लोन हो गया, अभी भी नहीं हुआ। उसके बाद जब प्रॉपर्टी गिरवी होगी, आधे % के स्टैम्प पेपर लगेंगे, 40 लाख की। अभी मैं मतलब बहुत डिटेल तो नहीं जाना चाहता, पर अगर तुम्हें लगता है बहुत जानना है, 40 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो ना, आधा % कितना बैठे, 20,000। स्टैम्प एक्ट में नियम है 20, मतलब जितनी की भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत होती है उसके आधे % के स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी गिरवी होती है। 20,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपकी प्रॉपर्टी गिरवी होगी, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लोन हो गया। पैसा लेने के लिए पैसा खर्च हो रहा दिखाई दे रहा है, इससे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या चीज होती है। क्या ये कॉस्ट इक्विटी शेयर में भी होती है? सर इसमें तो ये कॉस्ट मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम 10% तक खर्चा आता है। मैंने कॉमर्शियल पेपर में भी ये बात बोली थी। सर जब भी कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है ना बाबू, कैसे बताओगे? आप खुद सोचो, आप मुंबई में बैठेंगे, एक कंपनी है, आप शेयर इशू कर रहे हो, कैसे बताओगे सहारनपुर के लोगों को कि हमारा शेयर का इशू आ रहा है, खरीद लेना? सर कुछ तो ऐड करोगे, कुछ तो ऐड करोगे। मैं कहता हूँ टीवी ऐड नहीं करोगे, कुछ तो ऐड करोगे, कुछ कंपनीज की वेबसाइट पे ऐड करोगे, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ऐड करोगे, जीरोधा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ब्रोकर, उनके वहां पर ऐड करोगे, ऐसा नहीं लेंगे वो। कंपनी कहेंगे अपने शेयर डायरेक्टली बेचते नहीं बेचते, ब्रोकर से बिकवाती है, अंडर राइटर से बिकवाती है, उनको ब्रोकरेज कमीशन नहीं दोगे, प्रोस्पेक्टस नहीं प्रिंट कराओगे अगर 11th पास हो तो, एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट नहीं कराओगे। सर बहुत खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे, और लगभग ये खर्चे 10% तक चले जाते हैं। बाबू डिवेंचर में ये कॉस्ट बहुत लो है, प्रेफरेंस में फ्लोटेशन कॉस्ट मीडियम है, और बाबू इक्विटी में कॉस्ट हाईएस्ट है, लगभग 10% तक के खर्चे हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना जी। और यहाँ पर लगभग बेटा 2.5 से 3% खर्चा हो जाता है लीगल खर्चा। इलीगल तो मुझे पता नहीं, ब्रांच मैनेजर कुछ डिमांड कर ले आपसे लोन करने की तो, ठीक है ना बात, पक्का से कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक देख लो। है नहीं सर, कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं पूछना, बढ़ाएंगे आपको आगे, चलो ठीक है बाबू। आगे बढ़ाते हैं हम आपको, कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। एक बात बताओ, आज साल पूरा हो गया, ये आपकी इच्छा है कि पहले प्रेफरेंस वाले उठकर आ गए, आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, फिर इक्विटी वाले आ गए, आपने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, फिर डिवेंचर वाले आ गए, इंटरेस्ट दे दिया। सर आपकी इच्छा नहीं है, कंपनी लॉ में दिया गया है कि किस सीक्वेंस में पैसे बढ़ते हैं। तो वो सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया जाता है, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बोलने के बाद साथ साथ, सबसे पहले डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, मैं ऐसे ही बोल दूँ डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, पूरे बोल दो, डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। सीक्वेंस फिक्स है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है। वो इसी बात को मैं नोट डाउन भी कर दूं। हाँ जी, सबसे पहले बेटा डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात? अच्छा चलो एक बात बताओ, ये तो समझ में आता है कि रिटर्न बांटने का ये सीक्वेंस है। अगर कंपनी ने कुछ भी कमाया तो पहले ब्याज दे दी, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड।
बाबू आपको बता देता हूं, अगर कंपनी बंद हुई चलते चलते, तो अगर प्रिंसिपल बांटना पड़ा तो उसका भी यही सीक्वेंस है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने डिवेंचर से 10 साल के लिए पैसे लिए, प्रेफरेंस से भी 10 साल के लिए पैसे लिए। आपको बता देता हूँ, मैं एक और बात बोल रहा हूँ जो भी आपको रखनी है, इक्विटी के वैसे कंपनी जिंदगी भर वापस नहीं करती। जिसको पता है बात बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता बेटा मैं समझाऊंगा, ठीक है। 10 मिनट के लिए भी बात रखनी है भाई। एक से पैसे लिए 10 साल के लिए, दूसरे से पैसे लिए 10 साल के लिए, और तीसरे से लिए पूरी जिंदगी के लिए, और 3 साल चलते ही कंपनी बंद हो गई। मान लो कोर्ट का ही इंटरवेंशन आ गया, कोर्ट ने कह दिया जी बंद करो, काम से हम अपना समेटो, आप इलीगल काम कर रहे हो, हम कंपनी नहीं चलने देंगे, दो सबका पैसा वापस। तो किस सीक्वेंस में पैसा वापस होगा? इसी सीक्वेंस में। जिस सीक्वेंस में रिटर्न बढ़ती है उसी सीक्वेंस में प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता है। यानी कि पहले डिवेंचर के 10 लाख वापस होंगे, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल सरकार का रोका हुआ है, कोई जीएसटी टैक्स रोका हुआ है, कुछ भी रोका हुआ है सब, ठीक है। फिर थर्ड बोलो, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 10 लाख, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के 10 लाख। समझ में आ रही बात? यानी कि मैं, अच्छा क्या बताओ, मैं ऐसे नहीं बोल सकता था सीक्वेंस इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड, मैं क्यों बुलवा रहा था जान के, डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, उसके पीछे यही लॉजिक है। क्या आपको ये भी सीक्वेंस याद रहे, ये भी याद रहे, दोनों सेम सीक्वेंस है, ठीक है ना? 11th पास हो, बात तो यही है ना, फिर ढीला पढ़ते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट था ये 11th क्लास में आपका, ठीक है जी। कल सारे बच्चों ने अगर देख के मुझे बोला ना, मैक्सिमम बच्चे हैं बीएसटी के मेरे पास जिसके 90%, और मैंने बहुत कम बच्चे पढ़ाए होंगे लास्ट के, ऑलमोस्ट सबके 90% है जितने मेरे बच्चे हैं सबके। मैंने ढंग से देखा रात को, मैंने कहा सच में ऐसा क्या, मैंने देखा भाई, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। एक जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है ना, निकल जाता है बच्चों का पेपर में, तो सोचते रहते हैं ना खुद कर लेंगे, हो गया खुद, चलो खैर लेट इट बी। वैसे बता देता हूँ, शहर में आएंगे इस टाइम 100 आए, 100 में से 100 बीएसटी, दो ही बच्चों गए, एक हमारे पास था। आओ जी बाबू, पहले बताओ दोनों सीक्वेंस याद रहेंगे। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी। मान लो बेटा मेरी कंपनी ने अमाउंट कमाया प्रॉफिट के तौर पर 5 लाख, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रहा है, डिवेंचर का इंटरेस्ट दो, दे दिया जी। 10 लाख का 9%, 90,000। बाबू पैसे बचे 4,10,000। मान लो बाबू सरकार का टैक्स है 1,10,000, वो भी दे दिया जी। पैसे बचे 3 लाख। अब क्या देना है, प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया जी 1,20,000। अब बाबू इक्विटी के लिए पैसा बच गया, मान लो इक्विटी डिविडेंड के लिए 1,80,000, ठीक है जी, यही बच गया। एक काम की बात सुनो, अच्छा एक बात बताओ, कोई दुनिया में ऐसा कोई ज्ञानी पंडित जो बता दे मेरे को पहले इतना प्रॉफिट होने वाला है, बता सकता है? साल शुरू होते इतना तो मैं कमाऊंगा ये आज, इस साल मेरे यही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, बता सकता है? अच्छा अगर कोई इंसान कभी ये नहीं बता सकता, तो कभी ये बता सकता है कि इक्विटी के लिए कितना बचेगा? भैया देखो, इसको तो 90,000 ही देने फिक्स है, ठीक है जी, इसको 1,20 देने फिक्स है। सरकार आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स लेती है, ये नहीं मुझे पता, ये तो फिक्स नहीं है। बाबू अगर ये अमाउंट ही फिक्स नहीं है कभी, तो ये अमाउंट कैसे फिक्स हो सकती है कि कितना बचेगा? नहीं फिक्स हो सकती ना। इसी वजह से बाबू इक्विटी का कभी कोई रेट बता ही नहीं सकता, दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं है जो इक्विटी का रेट बता दे। जो बचेगा वो मिल जाएगा, 1,80 बचा 1,80 मिल गया, 40 बचता 40 मिलता, 10 बचता 10 मिलता, 10 लाख बचता 10 लाख मिलता, 50 करोड़ बचता 50 करोड़ मिलता, जो बचेगा वो मिलेगा। इसलिए कोई रेट कैसे बता सकता है? आपको अगर याद है तो इक्विटी को बेटा हम प्यार से 11th क्लास में बोलते थे रेजिडुअल ऑनर, याद है आपको मेरी बात? रेजिडुअल ऑनर मतलब रेजिड्यू, बच्चा कुचा मिलता है, इसलिए इनको बोलते हैं रेजिडुअल ऑनर। ऑनर क्यों बोलते हैं, अगला मुद्दा है मेरा, समझ में आ रही है बात? पहली बात मैंने क्लियर कर दी जो मैंने रटवाई थी 15 मिनट पहले, इक्विटी के आगे कभी कोई रेट नहीं होता, पता लग गया क्यों नहीं होता? चलो अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। बाबू इनको ऑनर क्यों बोला गया?
सर देखो, बड़ी बड़ी सीधी सी बात है, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हैं उनको मैं पता क्या बोलता हूँ अपनी भाषा में, लोन, डेट। जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हैं, मेरी नज़र में वो एक ही चीज़ है, डेट, कर्जा। मैंने प्रेफरेंस के पैसे 20 साल में वापस करने हैं मैक्सिमम, डिवेंचर के मैक्सिमम 20 साल में वापस तो करने हैं। मेरी नज़र में कर्जा है जिसके भी पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हैं। जिसके पूरी जिंदगी वापस नहीं करने, बस वही पैसा है मालिकों का पैसा, ऑनर फंड। बाबू इक्विटी के पैसे कंपनी पूरी जिंदगी नहीं देती। अब वो कैसे नहीं देती वो मैं बात अभी बताऊंगा बाबू, लेकिन इसके पैसे पूरी जिंदगी नहीं देती बाबू। मालिकों के ही पैसे नहीं मिलते पूरी जिंदगी, इसलिए इनको मालिक कहा गया। और सिर्फ इस वजह से मालिक नहीं कि आप कहा गया, कुछ और भी रीजन है बेटा मालिक कहने के। बाबू इनके पास ना वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट समझते हो बाबू? अगर कंपनी का छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना है ना, तो इक्विटी शेयर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी रहेगी। आज मान लो इक्विटी शेयर को डिसाइड करना है कि मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बने, तो वो इन्हीं की मीटिंग में डिसाइड होगा, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। डिवेंचर होल्डर को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। अब आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्यों डिसाइड करते हैं? सर रिलायंस के पास 14 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है, बस मुझे बताओ 14 लाख लोगों को एक जगह पर बिठाकर आप कोई डिसीजन ले पाओगे? हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर चीज डिसाइड कर पाएंगे? नहीं। तो मान लो हमारे यहाँ 14 लाख लोगों को बुला के लिया, सारे इक्विटी शेयर होल्डर बैठे हैं एक जगह पर, हमने कहा जी हमारी कंपनी को 10 डायरेक्टर्स की जरूरत है, आप में से जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है इलेक्शन लड़ लो। डेमोक्रेसी है हमारे देश में भी, कंपनी में भी रहती है। इलेक्शन लड़ लो, बता दो कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है। 100 लोग खड़े हो गए 10 लाख 14 लाख में से, ये हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 100 लोगों के लिए सबने वोट किया, जिन 10 को हाईएस्ट वोट मिले हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। आगे से ये 14 लाख लोग तो कभी कभी मिलेंगे, साल भर में एक दिन। और बाबू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी मिल सकते हैं, कंपनी के भले के लिए कितना भी मिल सकते हैं और डिसीजन नहीं। समझ में आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में से ही बनते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। और बाबू बिजनेस की डे टू डे वर्किंग के लिए जजमेंट कौन देगा? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसने बनाया पता लग गया ना, इक्विटी शेयर होल्डर ने बनाया अपनी मीटिंग में। अच्छा एक बात बताओ, अब पूरी जिंदगी कंपनी के लिए डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनडायरेक्टली बोलूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर तो डिसीजन ले रहे हैं। किसने बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? पीएम किसने बनाया? हमने। अगर वो जजमेंट ले रहा है तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो। भाई हम अभी वोट करके हटे हैं एमपीस के लिए, जब नतीजे आएंगे यही एमपीस अपनी मीटिंग में किसी एक इंसान को पीएम बनाते हैं, ये भी वोट करते हैं अपनी मीटिंग में। क्लियर है आपको ये बात? समझ में आ रही है बात? पक्की? अच्छा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गलत डिसीजन लेने लग जाए तो बाबू दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बताते हैं और फटकार लगा देते हैं बहुत गंदे लेवल पे कि हमने तुम्हें अपॉइंट करके भेजा, कर क्या रहे थे तुम? समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर? आगे बढ़ाओ। अब आपको मुद्दा आखिरी में ये उठता है कि कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस क्यों नहीं करती? कैसे नहीं करती कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस? काम की बात है सुनना, क्योंकि कल इसका जरूरत पड़ेगी। बाबू मान लो आप सब इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैंने डिवेंचर से भी पैसा नहीं लिया, मैंने प्रेफरेंस से भी पैसा नहीं लिया, ठीक है? मैंने आप सबसे पैसा लिया 30 लैक्स, ठीक है, कंपनी चलाने के लिए। और मैंने क्या किया बेटा, मशीनरी खरीदी 25 लाख, 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया जी, मैं तो टेक्सटाइल बनाऊंगा, बेचूंगा, उससे कमाऊंगा, फिर आपको रिटर्न दूंगा इक्विटी डिविडेंड, ठीक है? अब वो कल को सार्थक उठ के आ गया कि जी मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे कल कंपनी में, इधर देखो प्लीज, मैंने अपनी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए थे, लोग वापस कर दो। सच बताना, कंपनी इस पोजीशन में 1 लाख वापस कर सके आपको? मैं तो मशीनरी खरीद ला, मैं तो रॉ मटेरियल खरीद ला है। सर अगर ये मांगने आ गया पैसे, मैं वापस करने की पोजीशन में हूँ, ठीक है? मैं इस पर एक बात बोलता हूँ, ये सार्थक
मैंने अपनी कंपनी के शेयर ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिए, शेयर मार्केट में लिस्ट करा दिए, वहां जाओ वहां बेच लो। कंपनी की पूरी जिंदगी पैसा देगी। आप शेयर मार्केट में जाओ, कोई ना कोई ग्राहक मिल जाएगा आपको आपके शेयर का, आप बेच लेना, कोई खरीद लेगा। और इसने बेचे, मिस्टर ए ने खरीदिए, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा, कंपनी ने तो पैसे नहीं दिए, लेकिन इसको पैसे मिल गए ना। अगले दिन आयुष आके जी मेरे भी 1 लाख दे दो, मैं क्या कहूँगा, शेयर मार्केट में बेच ले। इसने बेचे, किसी और ने कर लिया, मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है। कंपनी पूरी जिंदगी वैसे नहीं वापस करती। लोग शेयर मार्केट में बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। कंपनी कभी वापस नहीं करेगी। कंपनी किस दिन पैसे वापस करेगी, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो भी इस सीक्वेंस में। यहाँ मिलेंगे पैसे वापस, इसी सीक्वेंस में मिलेंगे बाबू। जिन आखिरी में नाम लिखा होगा, जिन्होंने आखिरी में शेयर खरीदे होंगे कंपनी ने, सार्थक ने बेचे, मिस्टर ए ने खरीदे, अगर मिस्टर ए का नाम लिखा होगा तो मिस्टर ए को ही मिलेंगे, जिनके आखिरी में नाम लिखे होंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ज्ञान पूरा। ठीक है, वैसे मैंने कुछ बातें छोड़ दी हैं। ठीक है, मैंने रिटेन अर्निंग को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी कर दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेरा चैप्टर फिलहाल नहीं बचेगा, जितना मैंने बताया था उतना होता है। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।